इस वक्त सट्टाबाज कमा रहे थे और आम आदमी जो था उसके लिए ये दरवाजे बंद हुए थे। तो सरकार ने सबके लिए एक लाइन खींच दी है और वो जो 3-3 रेट चल रहे थे डॉलर के, अब इंशाल्लाह वो 3 से 2 पे आ जाएगा। तो चीजों की कीमतों के अंदर 25% तक इजाफा हो। ये भी तो हो सकता है ना, ये डबल बयानिया वो जानबूझ के जो है वो रेज किया जा रहा हो। जिस रात फवाद चौधरी साहब गिरफ्तार हुए हैं उस रात 3 टीमें निकली थी गिरफ्तारी के लिए। अफराद सैकड़ों में हो ना, तो पुलिस वाले उनको बड़ी आसानी से डिस्पर्स कर देते। अभी तक उतनी तादाद इकट्ठी नहीं हो पाई कि जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी को पुश अवे कर सके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम बात से बात के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अफीफ़ा राव और मेरे साथ मौजूद है मुल्क के नामवर तज्जिया का रिजवान रजी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, एक तरफ सियासी सूरत हाल जो है वो गर्मा गर्म हुई हुई होती है, उससे तो लोगों को भी सुकून नहीं मिलता कि हमारी जो है वो मईशत एक कोई बुरी खबर सुना देती है। इधर फवाद चौधरी के ऊपर जो है वो लाइव ट्रांसमिशन चली हुई थी, पूरे चैनल्स का ध्यान उधर था, आवाम का ध्यान उधर था, तो इधर से जो है वो हम पे डॉलर का बम गिरा दिया गया और डॉलर जो है वो आज 255 रुपये पे पहुँच गया है। तो अब आप क्या कहेंगे, अगर इसी तरह की इकॉनमी की सूरत हाल चलती रही तो फिर मुझे तो कोई सियासी सूरत हाल में बेहतरी नज़र नहीं आती और कोई किसी भी मामले में बेहतरी नहीं हो सकती अगर डॉलर का रुझान यही रहा तो। देखिए, बात यह है कि मैं इसे एक मुस्बत चीज समझता हूँ। सर, हर चीज की जो है वो कीमत बहुत ज्यादा हो जाएगी, आप इसमें कैसे मुस्बत चीज ढूंढ रहे हैं? मैं आपको वही अर्ज कर रहा हूँ कि मैं इसे पॉजिटिव इस सेंस में समझता हूं कि इससे गैर यकीनी की सूरत हाल का खात्मा हो गया। गैर यकीनी की सूरत हाल वो ज्यादा कातिल होती है इसके मुकाबले में कि एक यकीनी सूरत हाल हो जाए। आपको चीज बाजार में से नहीं मिल रही और ब्लैक में आपको खरीदनी पड़ रही है डर डर के, उसकी बजाय अगर वो ज्यादा कीमत पे अवाम को मिलना शुरू हो जाए तो वो वाली परेशानी खत्म हो जाती है। आप इसको यूं देख लें कि इस वक्त सट्टाबाज कमा रहे थे और आम आदमी जो था उसके लिए ये दरवाजे बंद हुए थे। तो सरकार ने सबके लिए एक लाइन खींच दी है और वो जो 3-3 रेट चल रहे थे डॉलर के, अब इंशाल्लाह वो 3 से 2 पे आ जाएगा। एक ऑफिशियल रेट, एक ओपन मार्केट रेट। ये तो इसका एक पहलू है। ये हमें करना था क्योंकि आईएमएफ के साथ जो हमारी कंडीशनैलिटीज थी, वो कंडीशनैलिटीज जो थी वो उसके तहत हमें डॉलर को फ्री फ्लोट में लेके जाना था, लेके जाना है। अभी भी उनकी 390 की और 380 की डिमांड है आईएमएफ की कि आपकी मौजूदा वैल्यू भी नहीं करती। लेकिन इसमें अगर आपको मैं एक बात बताऊं, हुकूमत ने बकायदा अनाउंस करके कि हम इसको फ्री फ्लोट करने लगे हैं और जितनी डिवेल्यूशन एक दिन में हो जाए वो ठीक है। आज 25 रुपए की डिवेल्यूशन हो गई, तकरीबन 24 रुपए की, 231 से उठ के ये 355 पे 255 पे आ गया। तो ये उन्होंने कर दिया है। इसके नतीजे के अंदर हर चीज की कीमत में महंगाई या इजाफा होगा, अक्रॉस द बोर्ड होगा। लेकिन वो जो एलसीज नहीं खुल रही थी, ये नहीं हो रहा था, वो नहीं हो रहा था, उसका खात्मा हो जाएगा। एक बात इसमें वाहिद सिल्वर लाइनिंग जो है इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर वो ये है कि ये सितंबर तक जो है आईएमएफ का प्रोग्राम है। सितंबर 2023 में जाके इसने खत्म हो जाना है और अक्टूबर जो है कौमी असम्बली की बाकी सीटों के इलेक्शन का दिन है। ठीक है, तो यूं हम कह सकते हैं कि अक्टूबर जो है, मतलब कि इस हुकूमत को ने अगर अक्टूबर में इलेक्शन करवाने हैं, यहां से मेरी तशवीश का आगाज हो रहा है, वो अगर इलेक्शन करवाने हैं तो वो फिर अक्टूबर में इलेक्शन नहीं करवा पाएगी ना, क्योंकि वो इन मूव्स को अनडू किए बगैर लोगों के पास जाएगी तो फिर उसे मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए अक्टूबर से इलेक्शन आगे जाते हुए नजर आए। देखिए, मैंने डॉलर की डिवेल्यूशन में डिवेल्यूशन में से क्या क्या कुछ निकाल पा रहा है। बिल्कुल सर, आपने तो निकाल मारा है, लेकिन आम इंसान को ये बात नहीं समझ में आती। उसको यही समझ में आती है कि उसके घर का खर्चा ना, जो ग्रॉसरी का खर्चा कहीं से कहीं पहुंच जाएगा और जब मैं लेने के लिए जाऊंगी ना और जो मेरा बजट होगा और उससे ज़्यादा पैसे मेरे लगेंगे तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। आपको भी तकलीफ होगी, मुझे भी तकलीफ होगी, हर उस शख्स को तकलीफ होगी जो कि रुपयों में कमाता है और रुपयों में खर्च करता है। एक बात,
दूसरी बात ये है कि ये तकरीबन 10% जो डिवेल्यूएशन हुई है, इसके नतीजे में अगर बड़ी ऑनेस्टी से चला जाए तो चीजों की कीमतों के अंदर 25% तक इजाफा होगा। 100 रुपए वाली चीज 125 की हो जाएगी, 200 रुपए वाली चीज 250 की हो जाएगी। और ये काटेगा फिक्स्ड इनकम ग्रुप को, वो लोग जो सरकारी या गैर सरकारी मुलाजमीन हैं जिनकी तनख्वाहें फिक्स हैं, ये उनको काटेगा। बच्चों की फीसें भी भरनी है, बिजली के बिल भी भरने हैं, ग्रोसरी भी खरीदना है, घर का किराया भी देना है, गाड़ी का पेट्रोल भी अफोर्ड करना है, तो रगड़े तो मेरे और आप जैसे के। जी बिल्कुल, हम रगड़े जाएंगे, फिक्स इनकम ग्रुप रगड़ा जाएगा। और जो है हम भी कोई कोशिश करें कि कोई डॉलर शालर बाहर से आया करें ताकि ज्यादा रुपए उसके कन्वर्ट हो। हम कहते हैं हमारी सैलरियां डॉलर में मखसूस करते हैं ना, उनसे कहते हैं। हाँ, या तो अगर देखें डॉलर और पेट्रोल के रेट के साथ ही हर चीज़ चलनी है और मुल्क में कीमतों का तयन उन्हीं से होना है, तो फिर हमारी तनख्वाहें भी बढ़ा दें, जो कि पता नहीं पिछले कई सालों से तो बढ़ी नहीं है। फिर ये बात देखिए अफीफा, कि अभी सिर्फ पेट्रोल डॉलर की कदर में कमी वाकया हुई है, अभी पेट्रोल की कीमतें बढ़नी है। इसके बाद पेट्रोल की प्राइस तो एक जगह पे हो गई। अब नेक्स्ट खबर आती है फवाद चौधरी साहब की, और उनसे रिलेटेड जो, जैसे आपने कल वीलॉग में कहा था कि आगे बहुत सी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, तो अब इस हवाले से हमें जो है वो अपना एनालिसिस दें कि एक तो फवाद चौधरी साहब के साथ अब क्या सलूक होगा, क्योंकि वो तो डटे हुए हैं, वो कहते हैं मैं तो मुंशी ही कहूँगा, मैंने इसके अलावा कुछ नहीं कहना। ठीक है, नहीं मुंशी कहने के ऊपर उन पे पर्चा दर्ज नहीं हुआ। उन पे पर्चा जो दर्ज हुआ है वो उनकी फैमिलीज को थ्रेट करने के लिए के नतीजे में हुआ है। लेकिन आपको मैं अंदर की बात बताऊं, जिस रात फवाद चौधरी साहब गिरफ्तार हुए हैं उस रात 3 टीमें निकली थी गिरफ्तारी के लिए। एक टीम ने तो फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार कर लिया, अच्छा, ठीक है। दूसरी टीम ने हमाद अजहर साहब को गिरफ्तार करना था, हमाद अजहर साहब को। और तीसरी टीम जो है ना, उसके हवाले से अभी तक जो है वो बात क्लियर नहीं हो रही। तीसरी टीम के बारे में जो कहा जा रहा है वो मुख्तलिफ इत्तलात है, वो चूंकि कंफर्म नहीं है इसलिए मैं तीसरा नाम नहीं ले रहा। तो ये 2 जो लोग थे ना फवाद चौधरी साहब के अलावा, ये कहा जाता है कि उनको कहीं से अंदर से इंटीमेशन हो गई थी और वो वेले से ही वहां से निकल गए थे। अच्छा। मतलब के ज़मान पार्क से। ये फवाद चौधरी साहब जो थे, इनका कॉन्फिडेंस था या ओवर कॉन्फिडेंस था जिसमें ये मारे गए कि नहीं मुझे हाथ नहीं लगाएंगे, ऐसी तैसी इनकी मैं देख लूंगा। तो इस ओवर कॉन्फिडेंस में जो था ये पकड़े गए। आज जो है वो इन्होंने आज जो परवेज लाई साहब ने तकरीर फरमाई है ना PMLQ के कन्वेंशन के अंदर, उसके अंदर उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर फवाद चौधरी पहले पकड़े जाते तो असेंबलियां तोड़ने की नौबत ना आती। इसका मतलब ये है कि फवाद चौधरी साहब भी उन हॉक्स के अंदर शामिल थे जो असेंबलियां तोड़ने के हामी थे और ये सारा कुछ था। हालांकि ये तासुर दिया जा रहा था कि फवाद चौधरी जो है वो बड़े PTI के सेन एलिमेंट हैं और वो इमरान खान को असेंबलियां तोड़ने से रोक रहे हैं। लेकिन परवेज लाई साहब के इस तबसरे के से तो यही लगता है कि वो जो है वो बेसिकली फवाद चौधरी साहब भी उनमें शामिल थे जिन्होंने असेंबलियां तोड़ने की बात की थी। के ज़मान पार्क के बाहर जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों की ड्यूटीज़ लग चुकी हैं और वो वहाँ पे हजूम जो है वो एक इकट्ठा है, सुबह के टाइम भी, दोपहर के शाम भी, रात के टाइम भी, और वहाँ से वो लोग हिल नहीं रहे हैं कि कहीं कोई गिरफ्तारी के डर की वजह से कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार ना कर लिया जाए। अब ये इस वजह से उनको गिरफ्तार करने का इरादा पोस्टपोन हुआ है या ये इमरान खान साहब के ख्यालात में कोई तब्दीली हुई है जो फैसला बदला गया? नहीं, मेरा ख्याल ये है कि ये चीजें जो है ना, जब अगर रियासत ये तय कर ले ना कि उन्होंने कोई एग्जीक्यूट करना है तो फिर वो कर गुजरते हो। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट मुलाकात थी सदर अलवी साहब की जनाब इमरान अहमद खान न्याजी साहब से। वो खास तौर पे, अगरचे कहा यही जा रहा है कि उनका दौरा पहले से शेड्यूल था और उन्होंने मिलना था, उन्होंने कोई 1.5-2 घंटा मुलाकात की है। जो वहां से छिन के इंफॉर्मेशन बाहर आई है उसके ऊपर इमरान खान साहब ने उनको कहा है कि जनाब ये जो मेरी गिरफ्तारी की खबरें हैं इनके बारे में आप कुछ किरदार अदा करें कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उस पे अलवी साहब की तरफ से ये जवाब था कि देखिए, हम किसी के साथ अगर कमिटमेंट करते हैं, आप उस कमिटमेंट को तोड़ देते हैं तो अब हमारे ऊपर कोई इतबार करने को तैयार नहीं होगा। मतलब कि PDM की तरफ से ना जो है, इसलिए
मुझे इजाजत दें, मैं आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता, जो अब तक की इतलात हैं उनके मुताबिक ना। तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब को भी एहसास है कि बात उन तक पहुंच सकती है, और वो इसके लिए जो है, जाहिर है वो पॉलिटिशियन है, उन्हें अपने तमाम पॉलिटिकल ऑप्शंस जो हैं वो उनको एक्सरसाइज करना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, आपने कहा ना कि जो बाहर बैठे हुए हैं लोग, जमान पार्क के बाहर बैठे हैं और वो उनको नहीं करेगा। अब जमान पार्क, देखिए मैं एक बेसिक प्रिंसिपल बताऊं, ये पुलिस वालों से मैंने सीखा है कि अगर अफराद सैकड़ों में हो ना, अच्छा। तो पुलिस वाले उनको बड़ी आसानी से डिस्पर्स कर देते हैं, सैकड़ों में अगर हो तो। लेकिन अगर वो हजारों में चले जाए, खासतौर पे 2000 से ज्यादा अफराद हो जाए, तो फिर पुलिस वाले उनकी हिफाजत में लेके आगे चलना शुरू कर देते हैं, और उन्हें कहते हैं हमने आपको की हिफाजत के लिए आपके साथ चल रहे हैं, जहां तक आपने जाना है चले, हम आपकी हिफाजत करेंगे, जहां पे आपने डिस्पर्स होना होगा वहां पे अल्लाह के नाम पे डिस्पर्स हो जाइएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी है। तो जो कल रात मेरी बात हुई है, जबकि हर तरफ से अपीलें हो रही थी कि आप जमान पार्क पहुंचे हैं, तो मैंने एक पुलिस वाले आला अफसर को फोन करके पूछा, मैं क्या कितने के लोग हुए हैं, मैनेजेबल हैं या नॉन मैनेजेबल है, यानी कि 1000 से कम है या 2000 से ज्यादा है। तो उन्होंने कहा अभी तक वो मैनेजेबल लिमिट, उन्होंने नॉन मैनेजेबल लिमिट क्रॉस नहीं की, वो मैनेजेबल लिमिट के अंदर हैं, अगर अदारा चाहेगा तो ये मैनेज हो जाएंगे। तो इससे अंदाजा हुआ कि उतनी अभी तक उतनी तादाद इकट्ठी नहीं हो पाई कि जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी को पुश अवे कर सके। इसके लिए पीटीआई को ज्यादा जोर लगाना चाहिए अगर वो अपने कायद का सही पहरा देना चाह रहे हैं तो, और उनको तादाद बढ़ानी चाहिए। अभी तक की यही इतलात हैं कि वो सर यहाँ तो हर रोज कोई ना कोई, मतलब पिछले काफ़ी टाइम से कहीं ना कहीं एहतजाज इनका चल रहा होता है, कोई ना कोई गिरफ्तारी हो रही होती है, और अभी भी आप कह रहे हैं गिरफ्तारी का सिलसिला रुकने नहीं वाला, तो बेचारे कारकुन कहाँ कहाँ जोर लगाए। ये भी बात है। और दूसरी बात ये है कि ये कारकुन 70 75 बल्कि 80 जलसे करवा के हटा है इमरान खान के, जो इमरान खान ने वो वाली 35 सीटों वाली जिमनी, 35 सीटें नहीं 11 सीटों वाले जिमनी इलेक्शन के जो जलसे किए थे, वो 78 तक तो हमने भी गिनती गिनी थी, तो उसके बाद फिर हमने गिनती गिनना छोड़ दी थी। तो वो जलसे करवा के हटा है ये कारकुन, उसके बाद वो लॉन्ग मार्च करके हटा है वो कारकुन। देखिए कारकुन भी तो इंसान है ना, उसका भी कोई रोटी रोजगार होता है ना, तो वो अपनी क़यादत के कहने के ऊपर सारा दिन यहाँ पे रहे तो वो खाएगा कहाँ से, ठीक है ना। तो अगर एटीएम मशीन की भी एक लिमिट होती है, अगर बैंक वाले दोबारा पैसे ना भरे तो एटीएम मशीन भी एक टाइम आता है कि खाली हो जाती है, जी, आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ कैश आना लोग लेके आते हैं, अगर आप हायर भी करते हैं लोग, इवन देन उनको जो कॉस्ट पे करनी पड़ती है वो अमाउंट होती है ना, तो उसकी भी तो एक लिमिट होगी। और दूसरी बात ये है कि ये जो सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन आ रहे हैं, हर बंदे को, हर कैंडिडेट को ये नजर आ रहा है कि उसकी असम्बली, उसका पंजाब असम्बली का इलेक्शन 10 से 15 करोड़ रुपए की गेम है, तो उसने वहां पे भी खर्च करना है। अब वो इमरान खान साहब के लिए 1 करोड़ 2 करोड़ पहले ही लगा के बैठ जाए और बाद में पता चले कि उसको टिकट नहीं मिला, तो मेरा मतलब है उसके पैसे तो जाया गए ना। इसीलिए सांगला हिल से लेके शेखुपुरा तक और कसूर से लेके पत्तों की तक जो मैसेजेस भेजे गए थे कि जनाब हर एमपीए की सीट जो है वो 10 लोग भेजेगी आज इतने बजे, वो 10 लोग नहीं पहुंचे, और अगर पहुंचे, 10 लोग भी नहीं पहुंचे, अब वो पहुंचे भी तो एक गाड़ी के अंदर 5 लोग बिठा के भिजवा दिए गए। मेरा मतलब है लोग नहीं पहुंचे। ये भी एक तशवीश की बात है इस वक्त पीटीआई की आदत के लिए, और होनी भी चाहिए। लेकिन आप अगर दूसरी तरफ देखें कि जिस बंदे को अभी ये श्योर नहीं है कि उसकी टिकट भी कंफर्म है या नहीं है, आप उससे ये तवक्को कर रहे हैं। इस वक्त पीएमएलएन जो है ना वो 2 हिस्सों में तकसीम हुई है। एक कहते हैं कि जी मरियम का बहुत शानदार इस्तकबाल होना है, और दूसरा ग्रुप का ख्याल है कि इस्तकबाल करने की कोई जरूरत नहीं है, और जनाब बस सिंपल उन्हें ला के तो बिठा दिया जाए, असल इस्तकबाल जो मियां नवाज शरीफ का करना है उसकी तैयारी की जाए। तो एक ग्रुप हमें बता रहा है जी आप देखिएगा आप पुराने रिकॉर्ड भूल जाएंगे, और दूसरा ग्रुप कह रहा है कि नहीं वो बस ऐसे नॉर्मल सा इस्तकबाल होगा, दारे शारे लगा के लोग घरों को चले जाएंगे, कोई रैली शैली नहीं होगी, एयरपोर्ट से लेके जाती हूँ। सर एक चीज़, एक अगर मैं पॉइंट ऐड कर दूं, तो
तो मासूम सा मेरा जो है वो पॉइंट है, अगर आप बर्दाश्त करें, वो ये है कि ये भी तो हो सकता है ना, ये डबल बयानिया वो जानबूझ के जो है वो रेज़ किया जा रहा हो कि देखेंगे अगर लोग इकट्ठे हो गए तो हम कहेंगे देखा नहीं था, हमने कहा था कि बहुत आला इस्तकबाल होगा, और अगर लोग ना इकट्ठे हों तो कहेंगे कि नहीं ये तो खुद ही से आ गए, वरना हमारा तो कोई प्रोग्राम नहीं था, हमने तो मरियम को बस सिंपली लेके आना था। कहीं ऐसी चीज़ तो नहीं है? मेरा ख्याल एक ये भी वजह है जो आपने कही है, ये भी एक स्ट्रेटजी के तहत हो सकता है। क्योंकि आप याद करें जब मियां नवाज शरीफ और मरियम आए थे तो शहबाज शरीफ साहब जो है वो एयरपोर्ट नहीं पहुंच सके थे। हाँ जी, और शहबाज शरीफ इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, और उनके साहबजादे जो हैं हमजा साहब, वो बहुत ज्यादा एक्टिव हुए हैं इस वक्त तक जो है वो पॉलिटिक्स के अंदर, और मुख्तलिफ जगह पे ऊपर वो मिलते हुए पाए जा रहे हैं, व्हीलिंग डीलिंग करते हुए पाए जा रहे हैं, लोगों को मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं। कभी वो जहांगीर तरीन को गुलदस्ता पेश कर रहे होते हैं, कभी वो मिफ्ता इस्माइल को जोकर कह रहे होते हैं, तो बहुत एक्टिव है आजकल। तो वो सलमान साहब जो हैं वो भी एक्टिव हुए हैं, और अगर आपको याद हो तो ये सलमान शहबाज साहब जो हैं ये इस्लामाबाद के एंकर्स को फोन करके कहा करते थे, ARY के एंकर्स को, कि ये मरियम नवाज शरीफ ने हमारा फैमिली को तबाह कर दिया है, इसके खिलाफ ये प्रोग्राम करें। तो बाज़ लोगों का ख्याल है कि वो उन एंकर्स को पैसे भी भिजवाया करते थे, हमें नहीं पता इस बात का, लेकिन इल्जाम ये भी मार्केट में है। वो भी इस वक्त एक्टिव हुए हैं, तो शायद उनकी एक्टिविटी के नतीजे में उन्होंने कहा हो कि हमने को अच्छा इस्तकबाल नहीं करना। तो बहुत सारी चीजें हैं, कल हम इस पे मजीद डिटेल में लेके आपसे बात करूंगा। तो बिल्कुल 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 नाजरीन, रिजवान रज़ी साहब ने जो है वो जिनकी तरफ इशारा किया है वो आने वाले दिनों में जो है वो मज़ीद कन्फर्म होती चली जाएंगी, और उस पर हम रिजवान रज़ी साहब का एनालिसिस आपको सुनवाते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में हमें अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।